गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए, जितने भी प्रतिभागी हैं जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रोज़ हमारी क्लास 8 बजे होती है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, तो बिल्कुल आप सब बने रहेंगे रोज़ की क्लास में। साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आप सभी प्रतिभागी बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप बिल्कुल स्टोर सेक्शन से इसे परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है आपके लिए, ताकि आप सभी कोर्स परचेज़ कर पाएँ। सिर्फ 999 रुपीज़ में, सिर्फ 999 रुपीज़ में आपको आरआरबी एनटीपीसी का ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक मेरी क्लास रहती है। उसके बाद 9 से 10 आपके अजय सर क्लास लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब बने रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस केवल 999 रुपये है। नीचे दिए गए इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी पता कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपके मुख्य संवैधानिक पद, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी आपका पेपर का पैटर्न कैसे सेट करता है आपको वो समझना होगा। ठीक है, कि आपके पेपर का पैटर्न कैसे सेट होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। जो पिछले साल आपका आरआरबी का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी को लेकर, उसमें कौन से पैटर्न में उसने पेपर छांटा था, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जैसा कि हमने देखा कि हमारे मुख्य संवैधानिक पदों के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी लेटेस्ट आपका लोकसभा का चुनाव हुआ है और लगातार चुनाव होता जा रहा है। तो आखिर ये व्यक्ति कौन है जिनका मैंने फ़ोटो लगा के रखा हुआ है? तो आप सबको बता दूं, ये कोई और नहीं, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके बारे में हमें आज की क्लास में देखना है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनका नाम क्या है, इन सारे चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं इनका नाम बता दूं। इनका नाम आप सबको पता है, अभी वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या मैं कहूं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पूछा जाएगा, तो याद रखना है इनका नाम है राजीव कुमार। कौन है आपके? राजीव कुमार। ठीक है, अब तक आपने केवल नाम सुना था, पर आज हम उनका फ़ोटो भी देख पा रहे हैं, इससे आपका टॉपिक और क्लियर होगा। तो याद रखना है, लगातार आपके लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए आपका आरआरबी एनटीपीसी जब पेपर सेट करेगा, तो इस बार यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, यदि पूछा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, या इसे ही हम कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है करके, तो याद रखिएगा कौन है आपके? राजीव कुमार। कौन से भाग में हम इसके बारे में पढ़ते हैं? तो याद रखना है भाग 15। भाग 15, और भाग 15 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो याद रखना है निर्वाचन। ठीक है, भाग 15 में हम निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। निर्वाचन के लिए अनुच्छेद पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद हम 324 से लेकर 329 तक पढ़ते हैं। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं? 324 से लेकर 329 अनुच्छेद तक पढ़ते हैं भाग 15 में। आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसके बारे में आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, भाग 15 में हम पूरा निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं, अनुच्छेद आपके 324 से लेकर 329 तक। इसी के अंतर्गत यदि हम मुख्य संवैधानिक पदों की बात करें, तो याद रखना है मुख्य संवैधानिक पद में आपका कौन हो गया? तो एक नाम आपको याद रखना है राजीव कुमार का। एक नाम कौन सा है आपके? राजीव कुमार का। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं आपके। एक अध्यक्ष और 2 क्या होते हैं आपके? सदस्य। तो यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। सदस्य का नाम याद रखना है ज्ञानेश कुमार। एक सदस्य के क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार, और दूसरा आपको याद रखना है सुखबीर सिंह। ये दोनों आपके सदस्य हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है, भाग 15 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? निर्वाचन। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद कहेगा? तो याद रखना है 324 से लेकर 329 तक। आपके आरआरबी एनटीपीसी का अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, और करंट के दृष्टिकोण से भी ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त, या कभी कभी आपके पेपर में पूछेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है करके, तो नाम याद रखिएगा राजीव कुमार। कौन है आपके? राजीव कुमार। 2 सदस्य हैं इसमें, एक आपके ज्ञानेश कुमार और दूसरा सुखबीर सिंह है। ठीक है,
तो ये 3 नाम बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। हो सकता है पेपर बनाने वाला कूट में पेपर सेट करे तो बिल्कुल आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आपके ज्ञानेश कुमार। अब इसके बाद अगला जो हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक पद, और जो आपका इम्पॉर्टेंट भी है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको 2 अनुच्छेद पढ़ना होगा। एक अनुच्छेद आपका 266, एक अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा 267, और एक अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा 280, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के बारे में जानने से पहले आपको अनुच्छेद 266, 267 और 280 के बारे में जानना होगा। ठीक है, चलिए, क्या कोई बताना चाहेगा आप में से कि अनुच्छेद 266 किसके बारे में बात करता है? एनीवन, कोई बताना चाहोगे कि आपका अनुच्छेद 266 किसके बारे में बात करता है? ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 266 किसके बारे में बात करता है। यदि पूछा जाएगा तो आपका 266 कहता है संचित निधि के बारे में। किसके बारे में बात करता है? संचित निधि। किसके बारे में बात करता है? संचित निधि। अनुच्छेद 267 किसके बारे में बात करता है? आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 किसके बारे में बात करता है? आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 280 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है, अनुच्छेद 280 किसके बारे में बात करता है पूछेगा तो किसके बारे में बात करता है? वित्त आयोग के बारे में। अब आपके मन में, आप यदि पहली बार संविधान पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में ये चीज़ आएगा कि सर ये संचित निधि क्या होता है और आकस्मिक निधि क्या होता है, और आखिर वित्त आयोग से इस बार आरआरबी एनटीपीसी में क्यों प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, एकदम आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। एक होता है आपका शब्द निधि, एक शब्द आपका क्या होता है? निधि, और निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, एक शब्द होता है आपका निधि, और निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है, निधि, निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, संविधान की भाषा में हम निधि को क्या कहते हैं? पैसा। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि हमारे गांव में पंचायत निधि से इतना पैसा निकाला गया, हमारे गांव में पंचायत निधि से इतना खर्च हुआ। तो निधि का मतलब क्या होता है? आपका पैसा। अब ये निधि या पैसा आपका 2 प्रकार से होता है। निधि या पैसा आपका 2 प्रकार से होता है। एक आपका संचित निधि, एक आपका क्या होता है? संचित निधि, और दूसरा क्या होता है आपका? आकस्मिक निधि। एक होता है आपका संचित निधि और दूसरा आपका होता है आकस्मिक निधि। एक होता है आपका संचित निधि और दूसरा क्या होता है आपका? आकस्मिक निधि। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। आप अपने पर्स में 200 रुपये का नोट रखोगे। क्या रखोगे? अपने पर्स में 200 रुपये का नोट रखोगे, और वो दोनों 100 रुपये के नोट को कैसे करोगे? एक को अंदर छिपा के रखना और एक को बाहर रखना। जाहिर सी बात है, जो नोट हम अंदर छिपा के रख रहे हैं उसे हम किस उद्देश्य से रखते हैं? ताकि कभी इमरजेंसी में फंस जाए तो उस पैसे का उपयोग कर पाए। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, हम पर्स में 100 रुपये का 2 नोट डालते हैं। क्या करते हैं? 100 रुपये का 2 नोट डालते हैं। किसमें? आपके पर्स में। ठीक है, याद रखना है, पर्स में हम 100 रुपये का आपका 2 नोट डालते हैं। अब उसमें से एक पैसे को हम खर्च के लिए, ठीक है, तो याद रखना है 100 रुपये का 2 नोट रखेंगे हम पर्स में, एक नोट हम अंदर छिपा के रखेंगे और एक नोट बाहर रखेंगे। तो बाहर जो पैसा रखेंगे 100 रुपये का नोट, उसे हम किस लिए रखेंगे? डेली खर्चे के लिए। जो सामने 100 रुपये का नोट रहेगा उसे किस लिए रखेंगे? डेली खर्च के लिए रखेंगे। और अंदर जो छुपा कर रखे हुए हैं 100 रुपये, उसे हम किस लिए रखेंगे? ताकि कभी आपातकाल की परिस्थिति में या कभी कुछ प्रॉब्लम की कंडीशन में यदि हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसका उपयोग कर पाए। सेम वैसे ही सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है, ठीक है, सेम वैसे ही, ठीक है, सरकार डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे हम क्या कहते हैं? संचित निधि।
सरकार डेली खर्च के लिए जो पैसा रखता है, सरकार डेली खर्च के लिए जो पैसा रखता है उसे हम क्या कहते हैं? संचित निधि। ठीक है। दूसरा है आपका आकस्मिक निधि। तो याद रखना है, आपातकाल मतलब कभी मुसीबत पड़ने पर। आपातकाल का मतलब क्या हुआ? कभी मुसीबत पड़ने पर जिस पैसे का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना। सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे हम कहते हैं संचित निधि, और सरकार अचानक कुछ मुसीबत में पड़ जाए या आपका सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे कंडीशन में किसी पैसे का उपयोग करना है, उसे हम क्या कहते हैं? आपातकालीन से याद रखना आकस्मिक निधि। तो निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है। निधि का मतलब होता है आपका पैसा। तो सरकार जो डेली खर्च के लिए अपना पैसा रखता है उसे हम कहते हैं संचित निधि। दूसरा आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो, कि अचानक कुछ मुसीबत पड़ जाए, अचानक कुछ काम पड़ जाए, तो सरकार जिस पैसे का उपयोग करेगा उसे हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि। अब इस संचित निधि के बारे में देखते हैं। आपका संचित निधि भी कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, संचित निधि आपका 2 प्रकार से होता है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है। एक हो गया आपका केंद्रीय संचित निधि, एक आपका होता है क्या? केंद्रीय संचित निधि, और दूसरा होता है आपका राज्य संचित निधि। एक होता है आपका केंद्रीय संचित निधि और एक होता है आपका राज्य का संचित निधि। तो यदि पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है, केंद्रीय संचित निधि या राज्य संचित निधि का मतलब क्या होता है। ठीक है। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, केंद्रीय संचित निधि का मतलब ये होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जितने भी आपके अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले आपके जितने भी अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, या मैं बात करूं राष्ट्रपति की, मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, मैं बात करूं लोकसभा के सदस्य की, मैं बात करूं राज्य के सभा के सदस्य की, यानी कि जितने भी केंद्र लेवल के व्यक्ति होते हैं, उन सारे लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाता है? केंद्रीय संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? केंद्रीय संचित निधि से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आप पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का क्लास, रेलवे वालों को वेतन कहाँ से जाता है पूछा जाएगा तो कहाँ से जाता है? आपके केंद्रीय संचित निधि से। रेलवे के जितने भी बड़े अधिकारी हो गए, चाहे बड़े पद देखें हम केंद्र लेवल पे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, इन सारे लोगों को वेतन कहाँ से जाता है? आपके केंद्रीय संचित निधि से। वहीं मैं यदि बात करूं राज्य के अंतर्गत आपके काम करने वाले मुख्यमंत्री, राज्य के अंतर्गत काम करने वाले आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के अंतर्गत काम करने वाले आपके राज्यपाल, राज्य के अंतर्गत काम करने वाले आपके बड़े लेवल के अधिकारी जैसे कि डीसी, डीएसपी या जितने भी अधिकारी हो गए, राज्य लेवल के जितने भी कर्मचारी हो गए, सारे लोगों को वेतन कहाँ से जाता है? आपके राज्य की संचित निधि से। तो वो आपको देखते ही पता चल जाएगा, केंद्र के लोगों को केंद्रीय संचित निधि से और राज्य के लोगों को राज्य की संचित निधि से वेतन भेजा जाता है। तो याद रखना है, सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे हम क्या कहते हैं? संचित निधि कहते हैं। आप सबको याद रखना है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका। ठीक है। संचित निधि के बाद अगला हम देखते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है। तो आकस्मिक निधि के बारे में आपको ये तो पता चल चुका है कि सरकार कभी इमरजेंसी में रहा या कुछ आपातकाल की स्थिति रही, तब हम ये आकस्मिक निधि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा। दूसरा चीज़ आपको क्या चीज़ याद रखना होगा? आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसके पास है पूछेगा तो याद रखना है राष्ट्रपति के पास। एक बार आरआरबी एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार किसके पास है करके, तो याद रखिएगा किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा आपको? ठीक है। याद रखना है, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है पूछेगा तो किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास है। साथ ही साथ याद रखना है, आकस्मिक निधि में कितना पैसा रखा जाता है ये भी पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखना है 500 करोड़।
नाम पे ही छुपा हुआ है। आकस्मिक निधि, अचानक जरूरत पड़ गया, आपातकाल आ गया, कोई मुसीबत आ गया, उस टाइम राष्ट्रपति के द्वारा ये पैसा उपयोग किया जाता है देश के हित में। आकस्मिक निधि में कितना रुपए रखा जाता है पूछेगा तो याद रखना है 500 करोड़ रुपए। कितना रुपए रखा जाता है? 500 करोड़ रुपए रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 266 और 67 खत्म हुआ। अब इसके बाद अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में। यहाँ से आपके पेपर में एकदम कन्फर्म है क्वेश्चन आना। अभी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर होगा वहाँ से आपके पेपर में एकदम कन्फर्म है क्वेश्चन आना, क्योंकि ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वित्त आयोग। ठीक है, अब अगले व्यक्ति की तरफ हम जाने वाले हैं जिसके बारे में हमें देखना है। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं, अभी वर्तमान के हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? वर्तमान में हमारे वित्त आयोग के क्या है जी? ये अध्यक्ष हैं। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वर्तमान में ये हमारे वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम क्या है पूछा जाएगा तो नाम याद रखना है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है इनका? यदि नाम पूछा जाएगा तो नाम याद रखना है अरविंद पनगड़िया। ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है 16वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष हैं। पेपर में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबको याद रखना है। कौन से भाग के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं तो याद रखना है भाग 12। भाग 12 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं तो जो 266 से लेकर 300 क तक, 266 से लेकर 300 क तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं। यदि पूछा जाएगा तो भाग 12 में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 266 से लेकर 300 का तक। अनुच्छेद 266 से लेकर 300 का तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आपके भाग 12 में। पर यदि पर्टिकुलर मैं वित्त आयोग के बारे में बात करूं तो इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन सा? 280। अनुच्छेद 280 किसके बारे में बात करता है? यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वित्त आयोग के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 280 किसके बारे में बात करता है? वित्त आयोग। और आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है करके, तो नाम याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है आपके? अरविंद पनगड़िया। ये आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सबको याद रखना है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ तकलीफ? और बिल्कुल आप सबको मैं बता दूं आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस चल रही है। रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक मेरा क्लास रहता है, 9 से 10 अजय सर का। ठीक है, और बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से लगातार तैयारी करवाई जा रही है जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइस आपको बता दूं मैं मात्र 999 रुपये है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से आज हम एक बार देखते हैं। आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो था आपका भाग 15 निर्वाचन। किसके बारे में देख रहे हैं हम? भाग 15 निर्वाचन के बारे में हम देख रहे हैं। भाग 15 में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं तो याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद पढ़ते हैं भाग 15 निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? यदि मैं अपनी भाषा में बात करूं तो निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुनाव। अब चुनाव कौन करवाएगा? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष करवाएगा, जिसे ही हम और क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। पेपर में यदि केंद्रीय निर्वाचन आयोग पूछा है या मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा है आपसे, दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है केंद्रीय निर्वाचन आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है पूछेगा तो कौन है आपके? राजीव कुमार। दूसरा, इसके 2 सदस्य हैं। एक सदस्य का नाम क्या है आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है ज्ञानेश कुमार, और दूसरा कौन है पूछेगा तो सुखबीर सिंह है।
क्या ये दोनों नाम याद रहेगा आपको? एक आपके कौन है? राजीव कुमार, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या जिसे हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहते हैं। इसमें आपके दो सदस्य हैं, एक नाम याद रखना है ज्ञानेश कुमार और दूसरा आपको यह याद रखना है सुखबीर सिंह है। नाम कैसे याद रखोगे? तो आपके पास ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा तो आपको नौकरी मिलेगा और नौकरी मिलने के बाद ही आप क्या हो सकते हो? सुखी हो सकते हो। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको मिलेगा क्या? ज्ञान। ज्ञानेश से याद रखना है, आपको क्या मिलेगा? ज्ञान। और ज्ञान से फिर आपको क्या करना है? तो याद रखना है ज्ञान मिलने से आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो ज्ञान मिलने से आपके पास ज्ञान रहेगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलने से ही आप क्या हो पाओगे? सुखी हो पाओगे। तो बिल्कुल ये चीज़ याद रखना है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह है। अगला अनुच्छेद 266 हमने देखा था, संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि और 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वित्त आयोग को समझने के लिए आपको संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है ये समझना था। तो यहाँ पर हमने देखा कि निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। तो सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे हम क्या कहते हैं? संचित निधि। सरकार अपने डेली खर्च के लिए जो पैसा रखती है उसे हम क्या कहते हैं? संचित निधि। और आपातकाल की स्थिति या कभी मुसीबत में पड़ जाने की स्थिति में सरकार जिस पैसे का उपयोग करती है उसे हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि। संचित निधि आपका दो प्रकार के होता है। केंद्रीय संचित निधि यानी कि केंद्र लेवल के जितने बड़े बड़े आपके अधिकारी हो गए, जितने भी कर्मचारी हो गए, चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य हो गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन हो गया, जितने आपके केंद्र लेवल के व्यक्ति हैं सारे लोगों का वेतन कहाँ से जाता है? केंद्रीय संचित निधि से। राज्य में आपके मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा के सदस्य हो गए, राज्यपाल हो गए, राज्य लेवल के आपके बड़े अधिकारी हो गए जैसे कि डीसी, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जितने भी आपके राज्य के अधिकारी और कर्मचारी हो गए, उन सारे लोगों को वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। इसके बाद हम बात करते हैं आकस्मिक निधि। तो कभी मुसीबत में पड़ जाने पर जिस पैसे का उपयोग करता है सरकार उसे हम क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में कितना रुपए रखा जाता है पूछेगा तो याद रखना है 500 करोड़ रुपए। और आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है पूछेगा तो याद रखना है राष्ट्रपति। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, सामने जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं, अभी आपके 16वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। कौन है? आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद कहेगा तो याद रखना है 280 वित्त आयोग। और वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो नाम याद रखना है अरविंद पनगड़िया। क्या है नाम इनका? अरविंद पनगड़िया। ये आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ये आपके 16वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं। जो अगला आपको फोटो दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं, आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। कभी कभी इनका क्रम पूछा जाता है कि ये कौन से क्रम के हैं, तो याद रखना है 50वें क्रम के हैं। ये कौन है? तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, या इसे ही कभी कभी पेपर में क्या देता है? सीजेआई करके। क्या देता है आपका? सीजेआई। सीजेआई मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके बारे में भी लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगातार आपका कई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर इन्होंने फैसला दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ से भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से भाग में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखना है भाग 5। भाग 5 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो भाग 5 में हम पढ़ते हैं संघ के बारे में। संघ मतलब केंद्र। इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 52 से लेकर 151 तक। भाग 5 में हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं? यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा ऐसा प्रश्न तो याद रखना है भाग 5 में हम प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो।
ठीक है, तो याद रखना है यदि पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करके, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो अलग से अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो याद रखना है अनुच्छेद 124। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। तो आप सबको बता दूं कि वर्तमान में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपके 33 जज और एक सीजीआई है। सीजीआई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैंने लिखा है सीजीआई। तो सीजीआई का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो वर्तमान में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यदि आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है DY चंद्रचूड़। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है वर्तमान में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है पूछेगा तो कौन है? DY चंद्रचूड़। क्रम कहेगा तो 50वां। CJI का मतलब क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके लिए अलग से अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद याद रखना है 124। अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। इसमें ही हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत में वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और एक क्या है आपका? CJI। क्या पढ़ते हैं हम? 33 जज और एक CJI के बारे में हम पढ़ते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम, ये सब क्या है करके, तो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट और एक होता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है इसे हम कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। या इसे ही हम और क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय, या इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, कई लोगों को अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, हाई कोर्ट को क्या कहते हैं सर? तो याद रखना है हाई कोर्ट को हम कहते हैं उच्च न्यायालय। अब दोनों में कैसे याद रखोगे? तो हाई कोर्ट चूंकि आपका छोटा होता है इसीलिए ये 3 ही शब्द का है। हाई कोर्ट आपका छोटा होता है इसीलिए केवल ये आपका 3 शब्द का है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आपका बड़ा कोर्ट होता है इसीलिए इसमें आपको ज़्यादा शब्द दिखाई देंगे। तो उच्चतम कहेगा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। पर यदि हाई कोर्ट के बारे में बात करेगा तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोगों को? कुछ भी डाउट रहेगा बिल्कुल आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, जितना बार चाहेंगे उतने बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये RRB NTPC का फॉर्म छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। यदि आप अच्छे से काउंट करेंगे सारे पोस्ट को तो आपको 1-2 ठो नहीं बल्कि 26,000 पोस्ट दिखाई देगा। कितना पोस्ट दिखाई देगा? 26,000। ठीक है, टेक्नीशियन का आपका 14,000, RRB ग्रेजुएट लेवल का 8,000, RRB अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका 3,000। सारा पोस्ट काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स आपका 26,000 के आसपास जाएगा। सबका सिलेबस सेम है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि सबका सिलेबस सेम है। आपके रीजनिंग 30 नंबर का, मैथ्स 30 नंबर का, जिसका क्लास अभी 9 बजे से होने वाला है। आपके जीके जो है वो 40 नंबर का होने वाला है। और बिल्कुल रोज़ हमारी क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होती है। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा क्लास होता है, लाइव क्लास। डेली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और 9 से 10 हमारे अजय सर का क्लास होता है, जो आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार रेलवे का बैच ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ आप सबको बता दूँ, क्या बता दूँ? ठीक है,
कि मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 रुपये में हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है। तो बिल्कुल आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइएगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से इसे क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। ठीक है, आगे अगला टॉपिक हमें पढ़ना है। और चलिए ये फ़ोटो देख के बताइए किसका है करके। अगर मैं हालांकि आपके पेपर में ऐसा नहीं पूछता, फ़ोटो दिखा के नहीं पूछेगा कि ये कौन है बताइए करके, ठीक है। पर थोड़ा सा एक फ़ोटो देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये कोई और नहीं आपके वर्तमान के कैग हैं। कैग बोले तो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है, जो कि वर्तमान के आपके क्या हैं, कैग। कैग बोले तो कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल, या इसे ही हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या कहते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जितने भी आपके बजट होते हैं उनकी जांच करना, जांच करने के बाद राष्ट्रपति को सौंपना, ये सब काम किसका रहता है, आपका कैग का। ठीक है, तो याद रखना है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो यहाँ से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका काम क्या रहता है, बजट की जांच करना। बजट की जांच करने के बाद ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सौंपता है फिर लोक लेखा समिति को, और लोक लेखा समिति को भी इसलिए सौंपता है क्योंकि उसमें विपक्षी दल का नेता आपका अध्यक्ष होता है, इसीलिए वो विपक्षी दल के नेता को सौंपता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो नाम याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा अनुच्छेद हम इसके लिए पढ़ते हैं, यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है इसके लिए अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 148 से लेकर 151 तक। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ते हैं, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है इसके लिए हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 148 से लेकर 151 तक। कहाँ से कहाँ तक, 148 से लेकर 151 तक हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आपके भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या इसे ही हम कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नाम है इनका गिरीश चंद्र मुर्मू, और अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा है आपका 148 से लेकर 151 तक। इसका काम क्या होता है, तो काम में याद रखना है ये बजट की जांच करता है, चाहे केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का हो, ये बजट की जांच करता है। और बजट की जांच करने के बाद ये अपना रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होता है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सौंपता है, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नेता कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। क्लास में मैं अक्सर पढ़ाता हूँ कि संसद में आपका 3 प्रकार का समिति होता है करके, प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रम। तो जो आपका लोक लेखा समिति होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है पूछेगा तो याद रखना है विपक्षी दल का नेता। क्या याद रखोगे, लोक लेखा समिति में आपके अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्षी दल का नेता। तो बजट की जांच करता है आपका कैग अर्थात भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बजट की जांच करने के बाद रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर ये रिपोर्ट सौंपता है आपके लोक लेखा समिति को, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। और कोई भी व्यक्ति यदि आपका अपोजिशन है, विपक्षी दल का नेता है, तो वो आपकी बजट की अच्छे से जांच करेगा कि आप कहीं पर कुछ घोटाला तो नहीं कर दिए हो, कहीं पर कुछ काला धन तो नहीं किए हो, कहीं पर कुछ बेईमानी तो नहीं किए हो। इसीलिए ये सारा प्रक्रिया हमारे संविधान में बनाया गया है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिकों के बारे में हम डेली डिस्कशन करेंगे क्लास में। रोज़ हमारी क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होती है। फिलहाल आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं आप सबको बता दूं, रोज़ हमारा क्लास
8 बजे से 9 बजे तक होता है। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा क्लास होता है, फिर 9 से 10 आपकी रीजनिंग और मैथ्स का क्लास होता है जो कि अजय सर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं कि हमारे यहाँ रेलवे एनटीपीसी की क्लासेस चल रही है जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है आपका, मात्र 999 रुपये। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आप स्टोर सेक्शन से इसे परचेस कर सकते हैं। पर जाने से पहले आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का ये महत्वपूर्ण क्लास आप सबको कैसा लगा। ठीक है, बिल्कुल हम मिलेंगे रोज़ 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर रात को 8 बजे कि सुबह 9 बजे, तो आप सबको बता दूं रोज़ सुबह 8 बजे हमारी क्लास होगी। 8 से 9 आपके जो जीके पोर्शन है उसका 40 नंबर का, और 9 से 10 आपके मैथ्स और रीजनिंग का क्लास होगा। ठीक है, तो रोज़ सुबह बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करेंगे कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।